साल 2012 झारखंड की अमावस्या की वो रात के करीब 10:30 बजे मीना ने अपनी बालकनी से देखा कि पड़ोस में रहने वाली वो औरत अकेली उस सुनसान जंगल की तरफ जा रही थी जहां दिन में भी कोई जाना पसंद नहीं करता था। मीना ने ये जानना चाहा कि आखिर वो जंगल में क्यों गई थी और वो उसका इंतजार करती रही। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब वही औरत रात के करीब 2 बजे वापस लौटी। उसकी साड़ी अस्त व्यस्त थी। वो चुपचाप अपने घर में गई, फिर अपने आंगन के पुराने कुएं के पास उसने जो करना शुरू किया उसे देखकर मीना और उसकी मां दोनों की सांसें थम गई। हेलो एवरीवन, खामाखानी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। हमारे आज की जो रियल हॉरर स्टोरी है ये हमारे साथ शेयर की है प्रिंसी चंद्रा ने, जो बिलोंग करते हैं झारखंड से। ये इंसिडेंट झारखंड के एक इलाके की है। 2012 के आसपास की बात है। उस समय छठ पूजा का टाइम था और छठ के लिए कई घरों में रिश्तेदार आए हुए थे। उन्हीं दिनों मीना भी अपने मायके आई हुई थी और ये जो घटना है ये मीना और उसकी बहन कविता के साथ हुई थी। छठ पूजा खत्म हुए अभी 2-3 दिन ही हुए थे और वो अमावस की रात थी। आसमान में चांद नहीं था और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। बस लोगों की घरों की लाइट और आसपास की कुछ स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी, लेकिन उनकी रोशनी बहुत ज्यादा नहीं थी। मीना के मायके का घर 2 मंजिल का पक्का मकान था। नीचे परिवार के रहने के कमरे थे, ऊपर एक कमरा, बालकनी और खुली छत थी। इनके घर के सामने की तरफ ज्यादा आबादी नहीं थी और कुछ दूरी के बाद पलाश के पेड़ों का जंगल शुरू हो जाता था। उस जंगल से दिन में भी लोग कभी कभी ही गुजरते थे, लेकिन शाम होने के बाद लोग उस जंगल की तरफ नहीं जाते थे, क्योंकि इनके घर से जंगल के अंदर करीबन 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ को लेकर आसपास के लोगों में पहले से ही कई तरह की बातें चलती थी। कुछ लोगों का कहना था कि वहां रात के समय कुछ लोग तंत्र मंत्र जैसी क्रियाएं करने जाते हैं। कुछ लोग कहते थे कि उस पेड़ के अंदर भूत और पिशाचों का वास है। हर किसी के पास अपनी अपनी एक थ्योरी थी, लेकिन असलियत क्या थी वो यहां पर कोई भी नहीं जानता था। खैर, मीना के घर के पास में ही अनिका नाम की एक महिला भी रहती थी। उसकी उम्र करीबन 55-56 साल के आसपास रही होगी। उसका घर मीना के घर के राइट साइड में बिल्कुल सटा हुआ घर था। मीना का घर तो पक्का था, लेकिन अनिका का घर कच्चा था और अनिका के घर के बीच में एक खुला आंगन था और उस आंगन के बीचों बीच एक पुराना कुआं बना हुआ था। मीना के घर की छत से अनिका के घर का आंगन बिल्कुल साफ दिखाई देता था, लेकिन अनिका को लेकर मोहल्ले में पहले से ही कई अजीब सी बातें कही जाती थी। कुछ लोग कहते थे कि वो काला जादू करती है और कुछ लोग तो उसे डायन भी कहते थे। पहले के टाइम पे ऐसा होता भी था, आज भी होता है। गांव साइड में अगर कोई ब्लैक मैजिक करता है या तांत्रिक गतिविधियां करता है तो उस औरत के लिए ऐसी बातें कही जाती हैं। खैर, ये जो भी कुछ था ये सब बस बातें थी। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये किसी को भी पता नहीं था, लेकिन हाँ, अनिका का बिहेवियर और लोगों से उसका बहुत कम मिलना जुलना ऐसी बातों को बढ़ावा जरूर देता था। मीना और कविता दोनों बहनें भी अनिका से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। चलते हैं उस रात, उस अमावस की रात के करीबन 10:30 बजे की बात है। ऊपर की मंजिल पर जो एक बल्ब लगी हुई थी वो खराब हो गई थी। घर में एक नया बल्ब रखा हुआ था, इसलिए मीना की मां ने उस बल्ब को बदलने का फैसला किया और मीना भी अपनी मां के साथ ऊपर चली गई। उधर मीना की मां तो बल्ब बदलने लगी और मीना बालकनी की तरफ जाकर खड़ी हो गई। कविता उस समय घर के बाकी लोगों के साथ नीचे ही थी। इनकी जो बालकनी थी उससे सामने का जंगल बिल्कुल क्लियर दिखाई देता था और सड़क पर जो स्ट्रीट लाइट लगी थी वहां से जंगल के पास का थोड़ा बहुत रास्ता दिखाई दे रहा था। मीना कुछ देर वैसे ही खड़ी होकर सामने देख रही थी और तभी उसकी नजर सड़क पर गई। उसने देखा कि सड़क से कोई औरत जंगल की तरफ जा रही है।
पहले तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर कुछ सेकंड्स के बाद उसे वो औरत कुछ जानी पहचानी लगने लगी। मीना ने ध्यान से देखा तो ये समझ गई कि अरे ये तो मेरी पड़ोसन अनिका है, लेकिन ये इतनी रात को जंगल की तरफ क्यों जा रही है? क्योंकि ये रास्ता तो आगे जाकर वहीं पहुंचता है जहां पर वो पुराना पीपल का पेड़ है और जिसके बारे में गांव के लोग बातें करते हैं। ये देखकर मीना तुरंत अपनी माँ के पास गई और कहा, माँ जल्दी चलो, देखो वो बगल वाली चाची है ना, वो जंगल की तरफ जा रही है। अब तक मीना की माँ ने बल्ब लगा दिया था। मीना की बात सुनकर वो भी बालकनी में आई और बालकनी में आकर देखने लगी। कुछ देर जहां तक वो दिखी, दोनों ने अनिका को देखा। अनिका लगातार जंगल के अंदर आगे बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर के बाद उस अंधेरे में वो कहीं गायब हो गई। अनिका इन दोनों को दिखना बंद हो चुकी थी। मीना की मां ने पूछा, अरे इतनी रात में ये जंगल में क्या करने जा रही है? दोनों के पास ही इस बात का कोई जवाब नहीं था। अब मीना और उसकी मां कुछ देर तक वहीं खड़ी रहीं और आपस में बातचीत करती रहीं। क्योंकि इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं था, तो मीना ने कहा, माँ क्यों ना आज हम इसका इंतजार करें, इस पे नजर रखें और देखें ये आकर क्या करती है। मीना की माँ का अंदर का जो डिटेक्टिव था वो जाग चुका था। उन्होंने भी वो जो बल्ब भी लगाया तो उस बल्ब को बंद कर दिया ताकि बालकनी में अंधेरा हो जाए और किसी को बाहर से पता ना लगे कि बालकनी के अंदर कोई खड़ा हुआ है। और उसके बाद दोनों बालकनी की रेलिंग के पास खड़ी होकर सामने देखती रही। दोनों की आंखें जंगल के उस रास्ते पर टिकी हुई थी और आपस में दोनों बहुत धीरे धीरे बातचीत कर रही थी। नीचे अब घर से उनको बुलाने आए तो बोले कि नहीं आज अभी हम ऊपर हैं, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। और इस तरह से करीबन 1 घंटे तक उन्होंने अनिका का इंतजार किया, लेकिन अनिका वापस नहीं आई। फिर दूसरा घंटा बीता और रात के करीब 2 बजे तक उन दोनों ने इंतजार किया। और कहते हैं ना, इंतजार का फल मीठा होता है। अब मीठा होगा या नहीं वो तो आपको जानने को मिल जाएगा। और तभी रात के 2 बजे के आसपास उन्हें अनिका जंगल से वापस आती हुई दिखाई दी। उसको देखते ही वो दोनों के दोनों रेलिंग के नीचे थोड़ा झुक गए और झुककर देखने लगे। जैसे जैसे अनिका पास आते गई, उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि उसकी साड़ी ठीक से पहनी हुई नहीं लग रही थी। उसकी साड़ी बिल्कुल अस्त व्यस्त थी। ऐसा लग रहा था जैसे जल्दी जल्दी में उसने अपनी साड़ी को दोबारा पहना हो। ये देखते ही मीना की माँ के दिमाग में पहले वही विचार आया जो आपके दिमाग में आ रहा है। खैर, वहां से बिना इधर उधर देखे अनिका सीधे अपने घर की तरफ गई और अंदर चली गई। मीना और उसकी माँ को अनिका के ऊपर शक होने लगा था। मीना की माँ ने धीरे से कहा, चल छत के ऊपर दूसरी साइड चलते हैं, वहां से उसका आंगन साफ दिखाई देगा। ये दोनों छुपती छुपाती नजर बचाती हुई छत के कोने में जाकर, पता ना छत की जो दीवार होती है, बाउंड्री लाइन, उसके ऊपर हल्की सी मुंडी लगाकर देख रही थी। तो वहां से अनिका के घर का आंगन साफ साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर तक अनिका के घर में कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन फिर अनिका आंगन में आई। अनिका ने कुएं के पास जाकर एक दिया जलाया और उसे बाहर रख दिया। इसके बाद उसने अपनी साड़ी और बाकी कपड़े उतार दिए और बिना कपड़ों के उस दिए के पास कुछ देर तक नाचने लगी। वो बिल्कुल अजीब तरीके से नाच रही थी और मीना और उसकी माँ ऊपर से चुपचाप उसे देख रही थी। दोनों घबराई हुई भी थी क्योंकि ये सब उनके लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उन्होंने देखा कि अनिका कभी कुएं की तरफ देखती, कभी दिए की तरफ, फिर नाचते नाचते पूरा एक चक्कर लगाती। और उसको देखकर मीना को समझ में आ गया था कि अनिका किसी तरह की कोई तांत्रिक क्रिया कर रही है। कुछ देर यही सब करने के बाद अनिका ने कुएं से पानी निकाला और वहीं पर स्नान किया। इसके बाद उसने अपनी साड़ी पहनी और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। लेकिन कमरे में जाने से पहले वो अचानक रुक गई और गर्दन घुमाकर उसने मीना की छत की तरफ देखा, ऐसे जैसे कि वो जानती हो कि उस छत पर बैठकर कोई उसे देख रहा है। छत पर अब भी घुप अंधेरा था, लेकिन अनिका कुछ सेकंड तक उसी तरफ एकटक देखती रही और मीना को लगा कि शायद अनिका ने उन दोनों को देख लिया है। अनिका ने धीरे से अपनी माँ का हाथ पकड़ा और बोली, माँ जल्दी यहाँ से चलो। मीना की माँ भी घबरा गई थी और उन्होंने भी
वहां पर रुकना ठीक नहीं समझा और दोनों झुककर उकड़ू चलते हुए सीधा सीढ़ियों से नीचे आ गई। उस रात उन दोनों ने किसी से इस बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन अगले दिन सुबह होते होते ही मीना की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तेज बुखार आ गया और उसका शरीर बुखार से तप रहा था। उसे कमजोरी भी महसूस हो रही थी। तो घर वालों को जब पता लगा तो उन्होंने से पहले नॉर्मल बुखार समझा, लेकिन मीना की माँ को तुरंत पिछली रात की बात याद आ गई। उन्होंने सोचा कहीं ये सब कल रात की बात का असर तो नहीं है। उन्होंने बिना किसी को बताए उसी दिन उनके जान पहचान के एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी इस इलाके में काफी समय से पूजा पाठ करवाते थे और लोग ऐसी सिचुएशंस में उनकी सलाह लेते थे। वो घर आए और मीना को देखने के बाद मीना की माँ से कुछ बातें पूछ लगे। फिर उन्होंने अचानक पूछा, पिछली रात आप लोगों ने कुछ अजीब होते हुए देखा था ना? मीना की माँ ये बात सुनते ही शॉक्ड रह गई, क्योंकि ये बात मीना और उनके अलावा कोई और नहीं जानता था। लेकिन जब पंडित जी ने बोली दिया तो मीना की माँ ने कहा हाँ, और फिर लास्ट नाइट यानी पिछली रात की जो भी बात थी वो पूरी बात उन्होंने उन पंडित जी को बता दी। अनिका के जंगल की तरफ जाने से लेकर करीब 2 बजे वापस आने तक और फिर कुएं पर की गई जो क्रिया थी, सब कुछ पंडित जी ने सब कुछ सुनने के बाद कहा कि अनिका रात में उस पीपल के पेड़ के पास गई थी, क्योंकि कल अमावस्या थी और वहां वो कुछ खास तंत्र क्रिया कर रही होगी, जिसे करते हुए आप लोगों ने उसे देख लिया। इसके बाद पंडित जी ने घर में कुछ पूजा पाठ और हवन करवाया और फिर आखिर में कुछ मंत्र बोलते हुए उन्होंने मीना को गंगा जल पिलाया और उसके हाथ में एक रक्षा सूत्र बांध दिया। इसके बाद मीना की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी और 1-2 दिन में उसका बुखार कम हो गया और करीबन 1 हफ्ते में मीना बिल्कुल ठीक हो गई। मीना की मां भी निश्चिंत हो गई कि चलो बढ़िया है, पंडित जी को सही टाइम पर बुला लिया और मीना अब ठीक हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ दिनों के बाद मीना की फैमिली के साथ कुछ अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई। करीब 1 हफ्ते के अंदर कविता ने सबसे पहले एक छोटी सी बात महसूस की कि एक रात कविता जब उसके कमरे में अकेले सो रही थी, उसे ऐसा लगा जैसे उसके कमरे में कोई है। कविता ने उठकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था और कमरा भी अंदर से बंद था। फिर अचानक से कविता को हल्की हल्की ठंड महसूस होने लगी, तो वो चादर ओढ़कर सो गई। उसे ये बात थोड़ी अजीब तो लगी कि अभी तक तो कमरा ठीक ठाक नॉर्मल था, एकदम से कमरे के अंदर ठंड कैसे बढ़ गई। लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब इसके बाद हर रात कविता को ये चीज महसूस होने लगी और उसकी वजह से उसे परेशानी भी होने लगी। फिर जब कविता को थोड़ा डर लगने लगा तो वो जाकर मीना के कमरे में सोने लगी। अब जब कविता मीना के कमरे में सोने लगी तो मीना ने उससे पूछा क्या हुआ, लेकिन उसने उसको कुछ नहीं बताया। मीना ने उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। लेकिन अब कविता को सिर दर्द होने लगा। पहले उसे कभी कभी सिर दर्द होता था, लेकिन फिर धीरे धीरे ये रोज की ही बात हो गई। जब उसने इस बारे में अपनी माँ को बताया तो उन्होंने पूछा कि तेरे सिर में दर्द कब से है। कविता ने कहा कि कुछ दिनों से है, पहले हल्का हल्का था, लेकिन अब माँ बहुत ज्यादा दर्द होता है। उसकी बात सुनकर उसकी माँ ने अगले ही दिन उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने चेक करके उसे दवाइयां दे दी और 2-3 दिन के अंदर उसका सिर दर्द थोड़ा कम हो गया। और इसीलिए किसी ने और कुछ इस बारे में सोचा भी नहीं कि इस सिर दर्द का कारण सिर्फ मेडिकल ही होगा या फिर कुछ और भी हो सकता है। फिर एक रात कविता जब मीना के ही कमरे में सो रही थी तो उसने मीना से एक अजीब सी बात पूछी। दोनों बहनें बैठी हुई थी और कविता अपने मन में कुछ सोच रही थी। तभी कविता ने मीना से पूछा, दीदी आपको कभी ऐसा लगता है कि जैसे रात में हमारे कमरे के बाहर कोई खड़ा हो? मीना ने उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन तुझे ऐसा क्यों लगता है? तूने किसी को देखा है क्या? कविता ने कहा, नहीं दीदी देखा तो किसी को भी नहीं है, लेकिन बस ऐसा एहसास होता है कि कमरे के बाहर कोई खड़ा है। अब एक्चुअली क्या हुआ था, मीना ने कविता को भी अनिका वाली घटना के बारे में बता दिया था। आपको पता है सिस्टर्स छुपाती नहीं है, और ऐसी चीज तो कौन छुपाएगी, तो गॉसिप का पॉइंट होता है कि सुना कल रात को अनिका को मैंने ऐसे ऐसे देखा था। और उसे यही लगा कि उस वजह से कविता कुछ ज्यादा सोच रही होगी। फिर मीना ने कविता को समझाया, सुन तू उस रात अनिका वाली बात को लेकर दिमाग में बिठा लिया तूने, उसकी वजह से तू ज्यादा सोच रही है।
तेरे दिमाग में वही चलता रहता होगा और इस वजह से तुझे ऐसा फील होता होगा, बाकी मुझे तो कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। कविता ने इसके आगे अपनी बहन से कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद कविता की परेशानी और बढ़ने लगी। एक शाम वो घर के अंदर बैठी थी, तभी अचानक से उसका सिर बहुत तेज दर्द करने लगा। दर्द की वजह से कविता कुछ देर के लिए अपने पलंग पर लेट गई। मीना ने जब कविता को बेड पर लेटे हुए देखा तो उसने उसके सिर पर हाथ रखा, तो उसने ऑब्जर्व किया कि कविता को हल्का बुखार भी था और उसने अपनी माँ को बताया। कविता की माँ ने उसको दवा दी और आराम करने को कहा। उस रात कविता ठीक से सो नहीं पा रही थी। वो बार बार जाग रही थी, कभी पानी पीती, कभी कुछ देर बैठती और फिर वापस से लेट जाती। सुबह होने तक कविता की हालत और खराब हो गई। उसका बुखार बहुत तेज बढ़ गया था और उसे कमजोरी महसूस होने लगी थी। जब ऐसा हुआ तो उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि फीवर है और कुछ दवाइयां उसने दे दी। लेकिन कविता की माँ ने फिर से, जब मीना के साथ बुखार का केस हुआ था तो उस टाइम तो जो इवेंट ताज़ा ताज़ा था, इस बार भी उन्होंने देरी नहीं की और कविता की माँ ने यानी मीना की माँ ने पंडित जी को बुलाने का फैसला किया। जब पंडित जी आए तो उन्होंने सबसे पहले कविता की हालत देखी, फिर कुछ देर तक उससे बात की कि बेटा कब से बुखार है, सिर दर्द कब से है और उसे क्या क्या महसूस होता है। कविता ने पंडित जी को सारी बात बताई। फिर पंडित जी ने कविता की माँ से पूछा, इसको उस रात की बात के बारे में पता है क्या जो आप लोगों ने देखा था? तो उनकी बात सुनकर मीना ने कहा, हाँ पंडित जी, मैंने ही इसे बताया था। तो पंडित जी ने कहा, शायद वो सब जानने के बाद ये थोड़ा डर गई होगी। इसके बाद पंडित जी ने कुछ झाड़ फूंक किया और कविता को वही मंत्रों वाला गंगा जल पीने को दिया। फिर उसे आराम करने को कहा और वो वहां से चले गए। इसके बाद कविता रेगुलर अपनी दवाइयां खा रही थी और एक दो दिन के लिए उसकी हालत ठीक भी लगी, लेकिन उसकी कमजोरी पूरी तरह से गई नहीं थी और अब भी उसे रात में अकेले सोने से डर लगता था। इसलिए वो मीना और उसकी माँ के साथ ही सोया करती थी। लेकिन फिर एक रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच अचानक मीना चिल्लाते हुए नींद से उठती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ की भी नींद खुल गई और उन्होंने तुरंत उठकर कमरे की लाइट जलाई। उन्होंने लाइट जलाई तो उन्होंने देखा कि मीना बिस्तर पर बैठी हुई थी और उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और वो डर के मारे तेज सांस ले रही थी। उसकी माँ ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ मीना? मीना कुछ सेकंड तक कुछ भी बोल नहीं पाई, वो अभी भी डरी हुई थी। और फिर थोड़ा रिलैक्स होने का उसने बताया कि उसने एक बहुत बुरा सपना देखा। उसने देखा कि सपने में वो और कविता किसी जगह खड़ी हुई थी। जगह उसे ठीक से याद नहीं थी, लेकिन वहाँ का माहौल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। मैं सब कुछ देख ही रही थी कि तभी एकदम से कविता का शरीर अजीब तरीके से मुड़ने लगा। उसका शरीर ऐसे मुड़ रहा था जैसे उसके हाथ पैर अपने आप हिल रहे हों। उसके अलावा कविता के आसपास एक और चीज मौजूद थी और वो बिल्कुल भी इंसान जैसी नहीं लग रही थी। वो बिल्कुल पीले रंग की थी, उसका चेहरा भी अजीब था और वो बहुत अजीब तरीके से मेरी तरफ मुस्कुरा रही थी और उसे देखकर ही मैं डर गई। फिर कविता उस चीज के पीछे पीछे चलने लगी और कुछ दूर जाने के बाद अचानक से कविता की गर्दन पूरी तरह पीछे मुड़ गई और उसने मीना को भी साथ चलने के लिए कहा और उसी वक्त मेरी आंख खुल गई, मतलब मैं चिल्लाते हुए उठी। उसकी बात सुनकर उसकी माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला कि बेटा कोई बात नहीं, कई बार हमें ऐसे डरावने सपने आ जाते हैं, इसका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने किसी तरह से मीना को तो कंसोल किया, लेकिन वो खुद भी अंदर से परेशान हो गई थी मीना का ये सपना सुनकर। अंदर ही अंदर उनके दिमाग में सारी चीज़ चल रही थी। कुछ दिनों पहले मीना की तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद कविता की तबीयत लगातार खराब होती रही और रात में होने वाली अजीब परेशानियां भी उनके सामने थी। उन्होंने जैसे तैसे मीना को तो सुला दिया, लेकिन उन्हें खुद दोबारा नींद नहीं आई। वो सारी रात बैठे बैठे सोचते रही कि क्या किया जाए और सुबह होते ही उन्होंने पंडित जी को फोन किया और रात में मीना ने जो सपना देखा था उसकी पूरी बात उन्हें बताई। पंडित जी ने उनकी बात सुनने के बाद कहा कि देखिए, वैसे तो मैंने इंतजाम किया था, लेकिन अगर कविता की हालत लगातार बिगड़ रही है तो इसका मतलब ये है कि अब ये मामला शायद साधारण पूजा पाठ का नहीं रहा और इसके लिए हमें किसी एक्सपीरियंस तांत्रिक से बात करने की जरूरत होगी। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग कविता का स्पेशल ध्यान रखें और उसे बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ें। उनकी बात सुनकर मीना की माँ ने अपने हस्बैंड से बात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 1-2 दिन में किसी अच्छे तांत्रिक को देखते हैं।
लेकिन फिर उसी रात एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उस रात घर के लगभग सभी लोग सो चुके थे। उस वक्त कविता की हालत भी काफी कमजोर थी। वो दिन भर से भी कमजोरी की वजह से लेटी हुई थी और रात को भी शायद दवाइयों के नशे की वजह से उसे जल्दी ही नींद आ गई थी। घर के बाकी लोग भी सो गए थे, बस कविता के पिता उस रात किसी काम की वजह से जाग रहे थे। वो अपने काम में लगे हुए थे, तभी उन्हें आंगन में हलचल सुनाई दी और उन्होंने देखा कविता उसके कमरे से निकलकर घर के बाहर की तरफ जा रही है। उन्होंने उसको आवाज दी और पूछा, कविता कहाँ जा रही हो? लेकिन कविता ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस एक स्ट्रेट लाइन के अंदर चलती जा रही थी। उसकी चाल तो नॉर्मल थी, लेकिन जिस तरह से बिना किसी रिएक्शन के वो आगे बढ़ रही थी, उसके पिताजी को उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने कविता को दोबारा आवाज लगाई, लेकिन इस बार भी कविता ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके पिता तुरंत उठे और उसके पीछे जाने लगे और जाते जाते उन्होंने घर के बाकी लोगों को भी आवाज देकर जगा दिया कि जल्दी उठो सब लोग, देखो ये कविता कहां पर जा रही है। उनकी आवाज सुनकर कुछ ही देर में घर के बाकी लोग भी बाहर आ गए। कविता तब तक घर के बाहर निकल चुकी थी और वो उसी रास्ते की तरफ जा रही थी जो आगे उस पलाश के जंगल की तरफ जाता था। उसके पिता उसे रोकने के लिए दौड़ने लगे, लेकिन अजीब बात यह थी कि कविता लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। कविता चल रही थी, उसके फादर उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन दोनों के बीच का फासला बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। पिछले 3-4 दिनों से कविता की जो हालत थी, वो बिस्तर से ठीक से उठ नहीं पा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो इतनी तेजी से चल सकती है। वो बार बार आवाज देते हुए दौड़ रहे थे, कविता रुक जा, लेकिन ना तो कविता पीछे मुड़कर देख रही थी और ना ही वो कविता के पास पहुंच पा रहे थे। घर के बाकी लोग भी उनके पीछे पीछे ही आ रहे थे और इन सब लोगों की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी जाग गए और वो भी अपने घरों से बाहर निकल आए। परिवार वालों ने उन्हें भी साथ आने के लिए कहा और धीरे धीरे कई सारे लोग उस रास्ते पर पहुंच गए। उस वक्त जंगल की तरफ जाने वाला वो रास्ता बिल्कुल शांत था और कविता के फादर लगातार उसके पीछे पीछे जा रहे थे और दौड़ते दौड़ते एकदम से कविता के पिता के कदम रुक गए। उन्होंने कुछ दूरी पर एक औरत को खड़े हुए देखा। वो रास्ते से थोड़ा सा हटकर नीचे बैठी हुई थी और उसके सामने जमीन पर आग जल रही थी। वो औरत आग के पास कुछ कर रही थी, लेकिन क्योंकि अंधेरा था उसकी वजह से क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था कि वो क्या कर रही थी। कुछ सेकंड रुककर उन्होंने उस औरत की तरफ देखा। वो औरत उन्हें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी पीछे से बाकी लोग भी वहां पहुंच गए और उनकी आवाज सुनकर उन्होंने पीछे घूमकर देखा और उसके बाद उन्होंने वापस से मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो औरत, वो जलती हुई आग, सब कुछ वहां से गायब था। और ठीक उसी वक्त आगे बढ़ती हुई कविता भी रुक गई। उसके रुकते ही उसके पिता दौड़कर उसके पास गए और उन्होंने कविता को पकड़ लिया। उन्होंने कविता को पकड़ अपनी तरफ घुमाया और उसको देखा तो उन्होंने देखा कि कविता की आंखें तो खुली हुई थी, लेकिन वो बिल्कुल भी होश में नहीं थी। उन्होंने 2-3 बार उसको झिझोड़ कर, कविता कविता कहाँ जा रही हो? लेकिन कविता ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप खड़ी थी और बिल्कुल ब्लैंक अपने पिता की आंखों में स्टेयर कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो नींदों में चलते चलते वहां पहुंची हो और अचानक रुक गई हो और उसे खुद ही नहीं पता हो कि वो यहां पर कैसे पहुंची। तब तक परिवार और मोहल्ले के सभी लोग वहां पर पहुंच चुके थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कविता इतनी रात को जंगल की तरफ अकेले क्यों निकल गई। खैर, उस टाइम पर किसी ने उसे ज़रा सवाल नहीं किया और वैसे भी उसे कुछ भी याद नहीं था। कोई सवाल करते भी तो किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। घर पहुंचने के बाद उसे बिस्तर पर बैठाया गया और थोड़ी देर के बाद वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। फिर कविता के पिता ने घर वालों को उन्होंने रास्तों में जो देखा था वो बताया। उन्होंने बताया कि मैंने एक औरत को देखा था, वो वहां बैठी हुई थी और उसने आग जला रखी थी, लेकिन वहां मौजूद बाकी लोगों ने कहा कि उन्हें रास्ते में कोई औरत नहीं दिखाई थी। खैर, जैसे तैसे कविता को सुलाया गया, सब लोग अपने अपने घर गए, लेकिन अगली सुबह ही कविता की हालत पहले से और ज्यादा खराब हो गई। वो काफी कमजोर लग रही थी। पंडित जी को फिर से फोन किया गया और रात की बात करने उन्हें बताया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने एक बहुत अच्छे तांत्रिक से बात कर ली है और बस वो मेरे पास आने वाले हैं, कुछ ही देर में मैं उनको लेकर आपके घर पहुंचता हूं। कुछ देर के बाद
पंडित जी और वो तांत्रिक कविता के घर पहुंच गए। वो जो तांत्रिक थे वो उम्र में काफी बड़े थे और उनके साथ एक दो लोग और थे। घर में पहुंचते ही उन गुरुजी ने एक बार अपनी नाक बंद कर ली क्योंकि उन्हें एक बड़ी सड़ांध महसूस हुई जो कि घर वालों को बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी। फिर उन बाबा ने कहा कि उन्हें एक ऐसी बदबू आ रही है जैसे किसी पुरानी लाश से आती है। इसके बाद वो सीधा कविता के पास गए और उसे देखते उन्होंने कहा कि इस लड़की के ऊपर तो काला जादू किया गया है। उन्होंने कहा कि यहां मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको इसको तुरंत मेरे आश्रम लेकर चलना पड़ेगा। घर वालों ने उनकी बात मानी और तुरंत मीना, उनके माता पिता और वो पंडित जी उन तांत्रिक के साथ उनके आश्रम पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने बताया कि मैंने आपके घर पे कुछ भी नहीं किया और कुछ भी आपको नहीं बताया क्योंकि आपके घर के आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी थी और वहीं इस पर किसी ने कुछ किया हुआ है और इसीलिए वहाँ पर कुछ भी काम नहीं हो सकता। इसीलिए मैं उसे यहाँ लेकर आया हूँ ताकि यहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उस चीज़ को आसानी से कंट्रोल कर सके। इसके बाद उन्होंने अपनी पूजा शुरू की। उन्होंने फर्श पर एक मंडल बनाया, उसके चारों तरफ नमक, हल्दी और सिंदूर से कुछ अलग अलग से निशान बनाए। फिर पूरे कमरे के अंदर उन्होंने धूप लगाई और कविता को उस मंडल के बीच में बैठा दिया। मीना को भी उस मंडल के बाहर कविता के पास में ही बिठाया गया। उनकी माँ और पापा उनसे थोड़ा दूरी के ऊपर बैठे थे और सब कुछ देख रहे थे। उसके बाद उन बाबा जी ने मंत्रों का जाप शुरू किया। कुछ देर तो कविता बिल्कुल शांत बैठी रही, लेकिन फिर उसने कहा कि उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। उन्होंने उसकी बात सुनी, लेकिन उन्होंने अपने मंत्र पढ़ने जारी रखे। फिर उन्होंने गंगा जल लिया और मंत्र पढ़ते हुए कविता के सिर और कंधों पर हल्का हल्का सा गंगा जल छिड़का। इसके बाद उन्होंने कुछ मंत्र बोलते हुए फूंक मारकर पास रखे पानी में थोड़ा नमक डाला और कविता के सामने रख दिया। इसके कुछ ही सेकंड्स के बाद कविता थोड़ी बेचैन सी होने लगी। कविता को बेचैन होते हुए देखकर उन्होंने एक बर्तन में कुछ सामग्री रखी और उसमें आग लगा दी, जिससे काफी धुआं निकलने लगा और वो धुआं सीधा कविता की तरफ उड़कर जाने लगा। ये होते ही उन्होंने कविता को नमक का पानी पीने को बोला, लेकिन कविता ने वो पानी नहीं पिया। फिर कुछ देर उन्होंने और मंत्र पढ़े और धुएं का असर जब कविता के ऊपर हुआ तो उसने सामने रखा हुआ नमक वाला पानी उठाया, उसे स्मेल किया। सबको लग रहा था कि कविता उस पानी को पी लेगी, पर फिर उसने उस ग्लास को फेंक दिया। लेकिन जैसे ही कविता ने ग्लास फेंका, फेंकते ही एकदम से उल्टी करने लगी और उसकी जो उल्टी निकली वो बिल्कुल काले रंग की थी। ये देखते ही मीना की माँ और पिताजी दोनों परेशान हो गए कि इस तरह की उल्टी उन्होंने लाइफ टाइम में कभी भी इस तरह की उल्टी नहीं देखी थी। लेकिन पंडित जी ने उन्हें शांत रहने के लिए किया। वो बाबा जी लगातार अपने मंत्र जाप कर रहे थे। उधर कविता जो थी वो धीरे धीरे ट्रांस जैसे स्टेट में जाने लगी थी। उन्होंने कुछ और चीज़ें ली, उनको लेकर कविता के चारों तरफ घुमाया और उसे भी उन्होंने आग में डाल दिया और इस तरह से कई देर तक वो पूजा करते रहे। लेकिन धीरे धीरे अब कविता के चेहरे की बेचैनी जो थी वो भी कम होती जा रही थी। फिर जब जाके हवन खत्म हुआ तो उन्होंने मीना को भी बुलाया अपने पास। उसके ऊपर भी कुछ नॉर्मल शुद्धिकरण किया और फिर उसके बाद दोनों बहनों को उन्होंने एक एक ताबीज दिया और उसे हमेशा पहनने को कहा। अनुष्ठान पूरा होने के बाद उन्होंने कविता और मीना की फैमिली को बताया कि जिस रात अनिका घर से निकलकर उस पुराने पीपल के पेड़ की तरफ गई थी तो वहां वो कुछ तांत्रिक क्रिया करने गई थी। अनिका ने उसे कुछ दिन पहले ही एक नवजात बच्चे की बलि दी थी और उस रात अनिका उसकी आत्मा को जगाने के लिए और उसे खाना देने के लिए वहां गई थी। उस वक्त अनिका की शक्ति उसके कपड़ों से जुड़ी हुई थी और जो साड़ी उसने पहनी हुई थी, अगर किसी तरह वो साड़ी नष्ट कर दी जाती तो अनिका की सारी शक्ति भी खत्म हो जाती। खैर, ऐसा करता कौन? लेकिन जब वो लौटी तो तुम लोग उस पर नजर रखे हुए थे। जब वो अपने आंगन में प्रक्रिया कर रही थी तो तुम्हें ऐसा लगा कि उसे पता नहीं है, लेकिन उस टाइम पर उसके पास जो शक्तियां थी वो सब कुछ उसको बता रही थी और इसीलिए तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हें सजा देने के लिए उसने ये सब किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है,
लेकिन आप उस महिला से दूरी बनाकर रखें, यही आपके परिवार के लिए अच्छा होगा। उन्होंने उनको प्रणाम किया। तो बाबा जी क्या करें, हम क्या नहीं करें? कुछ नहीं करना, बस उससे कोई व्यवहार मत रखो, जो करी उसको करने दो, आपको उसके बीच में दखल देने की जरूरत नहीं है। कभी आपके सामने भी आए तो नजर नीचे करके वहां से चले जाओ। इस तरह से उन्होंने समझाया और उसके कुछ दिन बाद कविता बिल्कुल ठीक हो गई। वहां से आते ही मीना को तुरंत उसके ससुराल भेज दिया गया और कुछ दिनों के लिए कविता को अपनी मौसी के घर पर भेज दिया गया। कविता लगभग मरते मरते बची थी, लेकिन इसके बाद मीना या कविता के साथ कभी भी कुछ भी अजीब नहीं हुआ। इसके अलावा मोहल्ले में अनिका को लेकर पहले जैसी बातें कही जाती थी वो अब इन लोगों को सच भी लगने लगी थी। कई लोग ये कहते थे कि अनिका के आसपास जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती थी तो अनिका उन मृत लोगों की आत्माओं को अपने वश में कर लेती थी और उनसे अपने काम करवाती थी, और शायद अगर कविता को कुछ हो जाता तो उसकी आत्मा को भी अपने वश में कर लेती। खैर, कोई क्या कर सकता था, ना कोई प्रूफ था ना कोई वो, उसको उसके हाल पर छोड़ दिया गया। और इसके कुछ सालों बाद अनिका की एकदम से मौत हो गई। मोहल्ले के सभी लोग यही कहते थे कि उसकी मौत साधारण नहीं है, उसके पीछे भी कोई ना कोई पैरानॉर्मल वजह ही है। वो वजह क्या है क्या नहीं, ना तो ये कविता को पता है, ना ही मीना को, और ना ही मोहल्ले के किसी और इंसान को। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि उस दिन क्यूरियोसिटी की वजह से उन्होंने ये देखा कि वो क्या कर रही है, और उस गुप्त क्रिया को करते हुए जब इन्होंने उसे देख लिया तो उसे आया गुस्सा, और उस गुस्से में उसने इनके परिवार के पीछे कुछ छोड़ा। वो क्या था क्या नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, वाकई में दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ऐसी छुपी पावर्स होती हैं, और अगर आप उनके आसपास की चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर करने जाएं तो आपको मज़ा चखाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वैसे मेरा एक सवाल, अगर आपको अपने घर के आसपास के एरिया में किसी ऐसे इंसान के बारे में पता चले तो क्या आप भी उसकी जासूसी करने जाएंगे? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।